नमस्कार दोस्तों। अब जैसे कि नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष के शुरू होने वाले हैं, तो आज हमारे साथ नागरिक मोर्चा का मोर्चा लेके आए हैं गौरव जायसवाल। स्वागत करते हैं गौरव आपका। थैंक यू। तो गौरव, अब जैसा कि चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया कुछ इस साल बदली गई है। चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि ऐसे चुनाव होना चाहिए या फिर जैसे हर साल हम चुनाव करवाते हैं वैसे ही चुनाव रखे जाएं? तो जैसा आपका जो क्वेश्चन है कि चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए या इनडायरेक्ट होने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले समझना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। तो थोड़ा व्यूअर्स से समझ जाएं, इसके लिए इसको 1 मिनट लेके एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायरेक्ट चुनाव यानी जब वोटर बूथ पे जाएगा तो उसे 2 ईवीएम मिलेंगे। एक में वो अपने अध्यक्ष के लिए वोट करेगा या महापौर के लिए वोट करेगा, और दूसरे में वो अपने वार्ड पार्षद के लिए वोट करेगा। ये है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा है एक इनडायरेक्ट तरीका या अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें वोटर के पास सिर्फ अपने पार्षद को वोट देने का अधिकार होगा, और फिर ये जो पार्षद चुन करके जाएंगे सारे वार्ड से, ये मिलकर के अपना अध्यक्ष चुनेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। अभी जो चेंज हुआ है वो ये है कि अभी की यथास्थिति में कि चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी वोटर को सिर्फ काउंसलर्स को चुनना है, पार्षदों को चुनना है, और फिर पार्षद जो है वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। तो मेरा पूछना ये है कि क्या इस प्रणाली से हमारा चुनाव ज़्यादा इफेक्टिव होगा या फिर करप्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे? क्योंकि जब चुनने की बात आती है तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं पैसा एक मेन चीज़ हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना करप्शन का सेंस बढ़ सकता है, या फिर पहली चीज़ जो होती थी वही ठीक थी? देखिए, करप्शन तो इससे बढ़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है, और इसमें बिल्कुल कुछ भी दबा छुपा नहीं है। एकदम खुली बात है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भयंकर बढ़ेगा। होने वाला ये है कि ऐसे लोग जो धनबल के आधार पे, धनबल की ताकत का इस्तेमाल करके अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो पार्षदों के चुनाव में उतरेंगे। बड़े बड़े तथाकथित बड़े नेता, वैसे तो नेता बड़े हमारे सिवनी में है नहीं क्योंकि बड़ा नेता जनाधार से होता है, पैसे से बड़े नेता नहीं होते। तो बड़े जनाधार वाले तो नेता बहुत हमारे शहर में है नहीं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है और बहुत उनके मन में लालच भी है, और उन्हें लग रहा है कि वो पार्षद खरीद के चुनाव अप्रत्यक्ष जीत के और अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो नेता हैं वो उतरेंगे पार्षदों के चुनाव में। इससे पार्षद के चुनाव में भी पैसे का रोल बढ़ेगा, ज़्यादा पूंजी आएगी। तो जैसे जैसे ये पूंजी का महत्व चुनाव में बढ़ेगा, वैसे वैसे करप्शन बढ़ेगा हर स्तर पे। और फिर जब ये चुन लिए जाएंगे तो उसके बाद अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में फिर एक बार पैसा खर्च किया जाएगा, फिर एक बार शायद बोली लगे कि कौन अध्यक्ष का कैंडिडेट पार्षदों को ज़्यादा पैसे में खरीद सकता है, उसको खरीदा जाएगा। तो बिल्कुल 100% तय है कि इससे करप्शन बढ़ेगा, और ऐसी परिषद तैयार होंगी, सिर्फ सिवनी में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी परिषद तैयार होंगी जो सिर्फ अभी नहीं, पूरे 5 साल भयंकर भ्रष्टाचार करने वाली हैं। और इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो योजनाएं हैं वो अंततः नगर पालिकाओं को ही लोगों तक पहुंचानी है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की कोई योजना हो, उसको कौन पब्लिक तक लेकर के जाएगा? पब्लिक तक तो नगर पालिका ही लेकर के जाने वाली ना। तो यदि नगर पालिका परिषदों में इतना भयंकर करप्शन बढ़ जाएगा तो अंततः इससे केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचने में और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचने में, और फिर नगर पालिका की अपनी सुविधाओं को पहुंचने में, चाहे वो जलावर्धन की योजना हो हमारी जिससे पीने का पानी आता है, या लोकल हमारे शहर के स्वच्छता का विषय हो, या गार्डन्स का विषय हो, या पब्लिक टॉयलेट्स का विषय हो, ये इन सब में भयंकर करप्शन और एफिशिएंसी, नगर पालिका की एज एन एजेंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी काम करने की जो क्षमता है, वो भयंकर गिरेगी। तो फिर ये चुनाव ऐसे करवाए क्यों जा रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्रणाली से कि एक मोदी लहर चल रही है, भाजपा के प्रत्याशियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो डायरेक्ट भाजपा इन चुनाव को करा सकती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट प्रणाली से ही चुनाव करवा लेने चाहिए? देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक है, मेरे लिए भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मेरा भी आकलन है वो ये है कि जैसे सिवनी शहर में तो हमें पता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनाव जीते गए हैं, और उसके कारण और नगर पालिकाओं ने बहुत ख़राब काम किया है, तो लोगों में बहुत गुस्सा तो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और यहाँ पे क्योंकि हमारे जैसे कुछ
कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो शायद वो बीजेपी के लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन यदि आप पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो सब जगह तो इस तरीके का कुछ हो नहीं रहा। तो कांग्रेस एज एन ऑपोजिशन, मुझे लगता नहीं कि अर्बन सीट्स में बीजेपी को पूरे स्टेट लेवल पे कुछ चैलेंज कर सकती है। मैं तो नहीं मानता। सिवनी में भी यदि हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, कोई ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो बीजेपी को सड़क पे, बीजेपी को ग्राउंड पे जाकर के वोटर के सामने चैलेंज कर सकें। उनमें से किसी ने नगर पालिका के मुद्दों को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के, शहर में स्वच्छता को लेकर के, सड़कों को लेकर के, नालियों को लेकर के, जो नगर पालिका के रोजाना मुद्दे हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने कोई जमीनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो ऐसी ही स्थिति लगभग पूरे प्रदेश में है। तो मैं भी ये मानता हूं कि प्रदेश स्तर पे, सिवनी में तो क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं तो हम चैलेंज करेंगे बीजेपी को, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी तैयारी से चैलेंज करेंगे। लेकिन बाकी की जगहों पे क्योंकि ऐसे कोई इंडिपेंडेंट चैलेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी को एक फौरी फायदा है, क्योंकि शहरी वोट माना जाता है कि बीजेपी के पक्ष में होता है। तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि बीजेपी क्यों ऐसा सोच रही है और क्यों कांग्रेस की तरह सोच रही है, क्योंकि प्रदेश स्तर पे तो शायद प्रत्यक्ष चुनाव से ही भाजपा को भी फायदा होगा, ये मेरी समझ है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का शायद अपना आकलन हो, उनके अपने सर्वे हो, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जैसा कि हम सब खुद सिवनी वाले हैं तो हमको पता है कि नगर पालिका में किस प्रकार का और किस लेवल तक का एक भ्रष्टाचार है। तो ऐसे चुनावों में तो भ्रष्टाचार को अगर जब और बढ़ावा मिल रहा है तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का मामला और ज़्यादा हो जाएगा, कि हर छोटे कामों के लिए फिर पैसे ज़्यादा लगने लगेंगे? जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी नगर पालिका नहीं सॉल्व करती, उसके लिए उसे और समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। देखिए, मुझे तो सिवनी की नगर पालिका में तो मुझे लगता नहीं कि अभी भ्रष्टाचार और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस स्तर पे ऑलरेडी भ्रष्टाचार यहाँ है तो अब और कहाँ बढ़ा लोगे आप समझिए, हम इस स्तर तक ये जो नगर पालिका है हमारी इस हद तक भ्रष्ट है कि ठेकेदार आधे प्रोजेक्ट छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारियों की कमी है कि अधिकारी ज्यादा पैसे मांगते हैं? अभी की स्थिति कारण क्या है इन सब? देखिए, अभी की स्थिति यथास्थिति यह है कि पिछले लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं और चुनाव के नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि नहीं है तो जो अधिकारियों की ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत भयंकर अधिकारियों की ताकत बढ़ गई। और जो एग्जिस्टिंग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों या और जो एग्जिस्ट करते हैं, नगर पालिका में तो जनप्रतिनिधि हैं नहीं, चाहे पार्षद हों या अध्यक्ष हों, वो नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखता कि वो करप्शन को ख़त्म करने में या लोकल सर्विसेज की डिलीवरी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों। तो और फिर वो पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारा जो जैसा के जैसा चल रहा है। मैं इससे अक्सर ये भी कहता हूँ कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार का स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये एक तरह का संगठित अपराध है और इसमें कुछ दबा छुपा नहीं है। यानी आम चौक चौराहों में भी आप लोगों से बात करोगे तो लगभग शहर में सबको पता है कि नगर पालिका में ठेके में किसका कितना % रहता है, कौन कितना पैसा लेता है, किस तरह के लोग, किसको ठेका मिल रहा है, कौन काम कर रहा है। पिछली परिषदों में हमने देखा है कि सारे पार्षद ठेकेदार हैं, सारे के सारे पार्षद ठेकेदार हैं। तो जब इस तरीके की परिस्थिति होगी, भाई पार्षद का काम क्या है? पार्षद का काम है कि वो जो पब्लिक सर्विस का काम हो रहा है, चाहे वो नाली बन रही हो, सड़क बन रही हो, किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग करे। भाई उसका काम मॉनिटरिंग करने का। यदि वो खुद ही कंस्ट्रक्शन एजेंसी बन जाएगा तो ये तो आपने चोर को कोतवाल बना दिया। अब ऐसी स्थिति में तो चोरी होगी ना। तो अभी जो आपका कहना है कि इससे तो बढ़ेगा ही, इस प्रणाली से तो वो और बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे बढ़ने का ऐसा कोई स्कोप दिखता नहीं, क्योंकि हमारी नगर पालिका ने तो ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए भ्रष्टाचार के कि जिनको आप तो आपका कहना है कि जो मैक्सिमम लेवल पे है वो और क्या ही ऊपर। हाँ, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे अब आपकी एक नई पार्टी है, यूथ इसमें ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी आने से कुछ कमी आएगी? देखिए, नागरिक मोर्चा का एक इतिहास है। नागरिक मोर्चा मतलब पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके पहले सिवनी में 2 अध्यक्ष रहे हैं नागरिक मोर्चा के। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इसलिए मैं बात बता देता हूँ। सिवनी के पहले नगर पालिका अध्यक्ष जो थे वो नागरिक मोर्चा से ही थे। उनका नाम था डॉक्टर रमनलाल शाह। वो 2 बार सिवनी में नगर पालिका अध्यक्ष रहे और सिवनी में पहली बार नल से जो पानी आया था वो उनके कार्यकाल में आया था। पहली बार जो नल लगे थे वो उनके ज़माने में लगे थे। और आपको मैं एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ कि उस ज़माने में साइफन सिस्टम से पूरे शहर में नल आते थे, बिना मोटर के।
बिना मोटर के पानी का कनेक्शन था, पूरे शहर में पानी आता था, लोगों को पानी मिलता था और बहुत अच्छा मिलता था। 7 बूस्टर बने थे पूरे शहर में अलग अलग जगह, और उस पूरे सिस्टम को जो डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन किया था जो अभी डॉक्टर सरीन है, उनके फादर हुआ करते थे, उन्हें नल बाबू के नाम से वो फेमस थे और उनका नाम ही, उनको शहर में प्यार से नल बाबू कहा जाता था। उन्होंने वो सिस्टम डिज़ाइन किया था। और ये इस बात का उदाहरण है कि यदि अच्छे जनप्रतिनिधि हों और शहर के लोग चाहें तो अपने शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। आज 62 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमारी जलावर्धन योजना की नीली लाइन में पानी नहीं आया। मोटर लग गई, फिल्टर बन गए, इतने मैसिव लेवल पे सड़कें खोदी गई, नई पाइपलाइन डाली गई, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। तो ये उदाहरण है कि यदि कुछ अच्छे लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर रमनलाल शाह, दूसरी बार नागरिक मोर्चा से जब अध्यक्ष का चुनाव जीता गया तो मूलचंद दुबे, मुल्लू दादा चुनाव जीते थे। उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आज की भी जनरेशन को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पुरानी घटना नहीं है, 20 साल पुरानी बात है, और वो बहुत कम समय के लिए अध्यक्ष रहे, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो आज भी इस शहर में लोग याद करते हैं। गौरव, जैसा ये आपने पानी की बात करी, जब हमारे आसपास इतनी सस्टेनेबिलिटी है, हमारे पास इतने जलाशय हैं, तो हर साल हमको इस शहर को पानी की इतनी किल्लत क्यों झेलनी पड़ती है? अभी जैसे आपने वो जो नीली वाली लाइनें अभी लगी हैं, नई वाली, उनमें कई जगह तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और कई जगह पानी है ही नहीं। कुछ घर के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट पानी ले पा रहे हैं, सिर्फ पीने का पानी उन लोग को मिल पा रहा है। तो ये गर्मी तो ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, पर लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? ये अभी तक क्यों ठीक नहीं हो पा रही ये चीज़ें? इतने सालों से चलने के आने के बाद भी वो प्रॉब्लम ही बनी हुई है। ऐसी स्टैटिक प्रॉब्लम का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो नगर पालिका का जो पूरा काम है उसमें 2 हिस्से हैं। एक है कंस्ट्रक्शन, यानी आपको कोई चीज़ बनाना, सड़क बनाना, नाली बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, है ना, एक ये हिस्सा है। और दूसरा है किसी सिस्टम को चलाना, जैसे साफ सफाई का सिस्टम चलाना, पीने के पानी की योजना को चलाना कि रोज़ लोगों के पास पानी जाए, तो या फिर जो कचरा शहर भर से इकट्ठा हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसे चलाना। तो इसे ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत पैसा लगता है, उसका जो बजट है वो है बहुत हाई, कि इस पूरी जलावर्धन योजना को बनाने में 62.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो इसको बनाने में तो सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि बनाने में कमीशन खोरी होगी, बनाने में ठेकेदारी होगी, बनाने में पूरी 17 तरीके हैं माल कमाने के, लेकिन चलाने में सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है नियत की, ऐसे लोगों की जो सच में चाहते हैं कि शहर के लोगों को पानी मिले। तो आपका कहने का मतलब है कि इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो? मेरा कहने का मतलब है कि इनकी नियत खराब है। इनकी नियत नहीं है कि ये शहर के लोगों को पानी दें, इनकी नियत है सिर्फ कमीशन खोरी करके माल कमाने की। और ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें इतनी अकल भी नहीं है कि इसी नल के कनेक्शन से इन्हें भी पानी मिलने वाला है। जब जलावर्धन योजना एकदम शुरू में पहली बार इसका वर्क ऑर्डर हुआ था, और इसके वर्क ऑर्डर में बहुत सारे, जो इसका डीपीआर था इनिशियल, उसमें बहुत सारी टेक्निकल फ्लॉज थे। हमने उसको लेकर के मीटिंग्स की, हमने अलग अलग शहर के लोगों को उसमें बुलाया, सारी पार्टियों के लोगों को बुलाया, जो अभी एमएलए हैं उनको भी हमने बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, लॉयर्स को बुलाया। हमने सबको बिठा करके एक बात कही, हमने ये कहा कि ये जो जलावर्धन योजना है इससे 2045 तक पानी मिलना है इस शहर को। 2045 यानी अभी भी 2045 को 23 साल और हैं। इन 23 सालों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनेंगी। कभी हो सकता है कांग्रेस की के लोग विधायक बन जाएं, पानी जैसी चीजों में राजनीति का, वही मैं कह रहा हूं, कभी बीजेपी के लोग बन जाएं, कभी हो सकता है हमारे जैसे लोग सत्ता में आ जाएं, या कुछ भी हो जाए, लेकिन पीने का पानी तो सबको चाहिए ना। पानी तो सबको चाहिए, बेसिक ह्यूमन नीड, ये बेसिक ह्यूमन नीड है। कम से कम इसमें तो ईमानदारी रखो, क्योंकि तुम्हें भी पानी पीना है। आज अगर तुमने खा भी लिए, पिछले इतने दिनों में ये जो सारे पार्षदों ने कमीशन खोरी करी है जलावर्धन योजना में, पिछले दोनों परिषदों में इसकी कमीशन खोरी हुई है। आज उनके भी घर वालों को 25 साल इसी से पानी पीना है। और मैं बस इतनी सी ही बात कह रहा हूं कि उसमें पैसा खाते वक्त अगर आपके मन में ये बात नहीं आई कि आपके बच्चों को भी उससे ही पानी पीना है, आपके परिवार को उससे पानी पीना है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी नीयत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ी बहुत भी खराब नहीं है। एंड दिस इज द लार्जर प्रॉब्लम, कि हम सिर्फ सारे लोग
इस तरफ फोकस करते हैं कि कौन सा नया कंस्ट्रक्शन का काम आ जाए, कौन सा नया टेंडर आ जाए, ताकि हमें खाने मिले दोनों तरीके से, कि ठेकेदार काम करेगा तो कमीशन भी देगा, चेक निकलेंगे तो कमीशन भी होगा, हर पेमेंट पे कमीशन खाएंगे, और दूसरा कि बनाने में ठेकेदारी भी हम करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, परिषदों के सारे पार्षद ठेकेदारी करते हैं, और ये जो पार्षद जब ठेकेदारी करते हैं तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि आपने कोतवाल को ही, चोर को ही कोतवाल बना दिया है, जिसका काम असल में मॉनिटरिंग करना है। पब्लिक ने जिसको चुनी है, हमने चुन के भेजा कि भाई साहब मेरे घर के सामने सड़क बनेगी, तू देखना कि सीमेंट में रेत वेत ज्यादा तो नहीं मिला रहे, अब वो खुद ही ठेकेदार कर रहा है, वही ठेकेदारी कर रहा है, तो वही सीमेंट में रेत मिला रहा है, तो उसका आप कर क्या लोगे? तो ये समस्या, प्रॉब्लम नियत की है। मतलब प्रोजेक्ट सही है पर लेकिन उसे मिल ही नहीं रही वो चीज़ जो उसके लिए मिलना चाहिए थी। जैसा आपने कहा कि 2045 तक पानी देंगे, पर 2022 में इतनी किल्लत हम झेल रहे हैं तो शायद 2045 तक पानी बचे भी ना। और दूसरा एक और, अब प्रॉब्लम पे हम जब आ गए शुरू करते हैं, तो एक प्रॉब्लम और आ रही है पब्लिक टॉयलेट्स की। शहर में जितना रेशो है पब्लिक का, उसके हिसाब से पब्लिक टॉयलेट ना के बराबर, और जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें किसी प्रकार की सफाई नहीं, कि लेडीज़ तो छोड़ी, शायद जेंट्स को भी अच्छा ना लगे उन पब्लिक टॉयलेट्स में जाने में। तो कहाँ तक ये बातें आपको सही लगती हैं कि यार इतने बड़े शहर में 2 या 3 पब्लिक टॉयलेट होना? देखिए, पब्लिक टॉयलेट, एक तो भारत बड़ी अजीब देश है, यहाँ पे हमें बहुत मूलभूत सुविधाओं को अभी हमने पहचानना भी नहीं सीखा है कि मूलभूत सुविधाएं हमारी क्या हैं। और वो इसीलिए कि हम शायद अपनी बहुत बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर रहे। जैसे जहाँ पे पीने के पानी की ही समस्या हो, वहाँ पब्लिक टॉयलेट तो लग्जरी है। जहाँ पे आप सोचो कि जहाँ इंडिविजुअल डोमेस्टिक टॉयलेट की फाइट हो, वहाँ पब्लिक टॉयलेट तो लग्जरी हो जाएगी ना। कि जहां आज भी हम इस स्ट्रगल में हैं कि सबके घर में टॉयलेट है कि नहीं, उस व्यक्ति के लिए ये बात कि मैं जब बाजार जाऊं तो वहां भी मुझे अच्छा साफ टॉयलेट मिले, ये तो उसके लिए लग्जरी हो गई, जबकि ये बेसिक नीड है, इसकी तो सबको जरूरत है। छिंदवाड़ा चौक में 3-4 तरफ से सड़कें आती हैं। छिंदवाड़ा की तरफ से सड़क आती है, नागपुर की तरफ से सड़क आती है, बालाघाट कटंगी की तरफ से बाईपास से बसें आती हैं, वो वहां पे आकर के रुकती हैं। आप सोचिए, वहां पे जो महिलाएं बसों से या गाड़ियों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरती हैं, वो 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र करके उतरती हैं। बहुत सारी बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो वहाँ पे उतरती हैं, वहाँ से फिर आगे कॉलेज जाती हैं। आज भी छिंदवाड़ा चौक में एक ढंग का पब्लिक टॉयलेट नहीं है। हमें जरूर भाई होना चाहिए ना, आपके पास पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट में कम से कम सैनिटरी पैड्स के, फ्री सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन्स होनी चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए ना। मेरी बहन हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके मेरे घर के किसी के भी घर की महिलाएं हो सकती हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक बात है। तो ये क्यों नहीं है और ये हम सोच क्यों नहीं रहे? और इसको हम इसलिए नहीं सोच रहे, उसका एक बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। वो इसीलिए है कि भाई ये बात कोई सोचे, इसके लिए ही महिला रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारी नगर पालिकाओं में की गई थी, या फिर सारे निकायों में की गई थी, कि भाई महिलाएं जो हैं, महिला पार्षद बने, महिला अध्यक्ष बने, और वो इस चीज़ को सोचें। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे पुरानी परिषदों की जो महिला पार्षद रहीं, जो महिला अध्यक्ष रहीं, उन्होंने भी इस विषय को सोचा नहीं, इन्होंने भी इसे ताकत से परिषद में उठाया नहीं। इतना सैड है यार। आप बुधवारी जाकर के देखो, बुधवारी में इतने सारे, भाई पूरे शहर के लोग बुधवारी बाजार आते हैं शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। गांव से महिलाएं आती हैं जो दिन भर, जो लोग शादी की खरीदारी करने आते हैं, वो सुबह से रहते हैं शाम तक अलग अलग दुकानों में खरीदारी करते हैं। फिर बाद में ओपन डिफिकेशन होता है हाँ, ओपन डिफिकेशन वहां आज भी व्यवस्था नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर है, मैं कह रहा हूँ वो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो वहां पे अपनी दुकानें चला रही है, वहां पे अपना बिजनेस रन कर रही है। उनके लिए बेसिक अरेंजमेंट करना किसका काम है? ये नगर पालिका का काम है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो फिर हम करेंगे क्या? हम अभी भी अपनी बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि असल में जैसे आप कह रहे हैं कि बेसिक नीड है लेकिन बनी नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी तक हमने इसको एज अ बेसिक नीड आइडेंटिफाई भी नहीं किया है। किस इलेक्शन में, इसके पहले इतने चुनाव हुए हैं, किस इलेक्शन में, मुझे याद है पिछले इलेक्शन में कोमल चुनाव लड़ रही थी हमारी दोस्त, तब उन्होंने सब्जी मंडी में बैठने वाली जो महिला व्यापारी हैं उनके लिए इस बात को उठाया था कि सब्जी मंडी के आसपास पब्लिक टॉयलेट नहीं है। मैंने अपने जीवन में इसके पहले और उसके बाद भी बहुत कम कहीं किसी के द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुए लोगों को देखा। सिर्फ हमारे द्वारा हम थोड़ा पब्लिक टॉयलेट चिल्ला रहे थे, तब जाकर के शहर में 3-4 जगह, अभी छिंदवाड़ा चौक में शायद वो आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। और नहीं तो हमारे शहर में तो वो एक गली है आपके BSNL के बाजू वाली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन
टॉयलेट है और पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब हंस ही सकते हैं हम उस पे कि हम अपनी परेशानियों पे हंस ले कम से कम। और भारत में की शायद विडंबना भी यही है कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि हम शायद उस पर हंस सकते हैं, पर ये हमारे शहर की रियलिटी है। तो कितने आपके हिसाब से कितने पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए कि हर मोहल्ले चौक में, या कितने कितने लोगों पे एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए हमारे यहाँ पे? और देखिए इसे तो स्टडी करना पड़ेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड जो है वो मेरे पास नहीं है। और मेरी ऑनेस्टली फिर भी ये तो कह सकते हैं ना कि हर मेन चौक में एक एटलीस्ट पब्लिक टॉयलेट हो। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसका एक ऑडिट होना चाहिए। सुलभ इंटरनेशनल जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी इस पे बहुत प्रॉपर एक्सपर्टीज है। हमें ये करने की जरूरत है कि हमें इस तरीके की किसी थर्ड पार्टी को एक प्रॉपर रिसर्च का काम देना चाहिए शहर में, कि आप थोड़ा जरा 1-2 महीने लीजिए, शहर की पॉपुलेशन को स्टडी कीजिए, फुटफॉल को स्टडी कीजिए, अलग अलग बाजारों में अलग अलग जगहों पे क्या फुटफॉल है, क्या वहाँ पे ज़रूरत है, और उस हिसाब से फिर आइडेंटिफाई करके नए नए तरीके के पब्लिक टॉयलेट्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स अभी तो काफी प्राइवेट प्लेयर भी हैं मार्केट, प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, और बहुत सारे फॉर्मेट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स हैं। आपको ऐसे ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे जो अपने आप में एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, रीयूजेबल, बिल्कुल रीयूजेबल हैं, मूवेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के पब्लिक टॉयलेट्स के मॉडल्स हैं। हम बल्कि कॉम्पिटिटिव स्पेस भी बनाया जा सकता है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें लेकर के आया जाए और एक कॉम्पिटिटिव स्पेस बनाया जाए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ करने की संभावना होती है। और सिवनी जो शहर है उसमें तो मुझे लगता है कि सब कुछ करने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने काम किया नहीं है। तो एक तो हम, ये हमारी शिकायत है जो मैं इतनी देर से सर पीट रहा हूँ आपके सामने और रो रहा हूँ कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक इसमें एंगल इसको देखने का ये है कि किसी ने कुछ किया नहीं तो ये समस्या है, और दूसरा एंगल ये है कि क्योंकि कुछ नहीं हुआ है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नए लोग आएँ और वो आकर के कुछ करके दिखाएं। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, काफ़ी दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं मॉडल रोड को लेके। गंज से जारद नाके तक एक छोटी सी रोड जाती है जिसमें काफ़ी समस्या है उस रोड के अंदर। शंकर मड़िया में ट्रैफिक लगना, फिर कलेक्ट्रेट से नेत्रपाल पेट्रोल पंप तक के लिए वो जो रोड में लाइन बनी हुई है जिससे रोड काफ़ी गाड़ियां पे चलती हैं। नेत्रपाल पेट्रोल पंप से जारद नाके जाने के वाली पूरी रोड एक तरफ से खाली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। तो ये क्या प्रॉपर एक मेन रोड को ढंग से नहीं बनाया जा सकता कि इसमें भी यही कमीशन खोरी वाला सिस्टम है? इतना कैसे प्रॉब्लम हो सकता है एक रोड को लेके कि वहीं उसमें ठेले टपरे भी लगेंगे, उसमें गड्ढे भी होंगे, उसी रोड पे डामर भी छट जाएगा, बाद में ठेगड़े लगा के उसको कवर कर दिया जाएगा। तो ये एक रोड का माजरा है क्या? देखिए, पहले तो मतलब मुझे भी लगता है कि हम बहुत छोटा भी सोच रहे हैं। ये एक रोड का माजरा नहीं है। इतने बड़े शहर में हमें असल में एक रोड में फंसा के रखा गया है, इसे भी समझ। पर उसे भी तो अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। आई एग्री, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि वो सबसे मॉडल रोड जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल है। मॉडल रोड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल है, उसमें सब तरीके का भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। एक टीम या एक समूह या कुछ ऐसे तथाकथित आजकल जो युवा नेता रहते हैं जो नेताजी का स्वागत और हैप्पी बर्थडे करते हैं, उनको यदि ये सीखना है कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से नए तरीके हैं, कि भाई स्ट्रीट लाइट में कैसे भ्रष्टाचार करना है, अर्थवर्क में कैसे भ्रष्टाचार करना है, लेयरिंग में कैसे भ्रष्टाचार करना है, पेवमेंट बनाने में कैसे भ्रष्टाचार करना है, डिवाइडर बनाने में कैसे भ्रष्टाचार करना है, तो उसके सारे मॉडल्स जो हैं वो मॉडल रोड में अवेलेबल हैं। तो एक तो वो मॉडल है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि शहर जो है वो अब बढ़ रहा है। सिवनी अब धीरे धीरे सड़कों के मामले में एक बड़ा शहर हम बन रहे हैं। पहले सिवनी से डूंडा सिवनी जो सड़क है, यानी बुधवारी से डूंडा सिवनी का जो रास्ता है, वो इतना ट्रैफिक उसमें नहीं होता था। अब बहुत ट्रैफिक होता है। अब वहाँ पे शादियों के लॉन बन गए हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, रात बेरात ट्रैफिक रहता है। वहाँ पे एक बड़ी रेलवे क्रॉसिंग भी बन गई है। छिंदवाड़ा रोड की तरफ और शहर बढ़ा है। मानेगांव रोड जो है, भैरवगंज का क्षेत्र जो है, वहां पे बसाहट बढ़ी है। मतलब बाहर की तरफ शहर बढ़ रहा है। बिल्कुल, शहर अलग अलग सभी तरफ जो है शहर बढ़ रहा है। और ऐसे में सिर्फ एक सड़क नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी सड़कें बनाने की जरूरत है जो बड़ी हो। आप यदि सिवनी का एक मास्टर प्लान है जो आपको मिलेगा नगरीय विकास मंत्रालय की जो वेबसाइट है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये MR1 जो मॉडल रोड की आप बात कर रहे हैं, ये MR1 है। इसके अलावा MR2 का भी एक प्रावधान है, MR3 का भी प्रावधान है कि दो और अलग अलग जगह से भी शहर के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ा जाए।
उसके बाद फिर अभी जो एग्जिस्टिंग बाईपास है उसका भी कुछ अच्छा उपयोग किया जा सकता है शहर को कनेक्ट करने में आपस में। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और सड़क तो बहुत बेइंतहा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आप पूरी मतलब ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं वहीं बड़े नगर बसे हैं, और सड़कों से ही नगर बसते हैं। तो सड़क और नदियाँ, इनके ही आसपास सड़कों के आसपास शहर बसे हैं, नदियों के आसपास शहर बसे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी विषय है और इसको पूरा रीथिंक करने की और इस पर बहुत ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब कंक्लूड करने के लिए इतना बोलते हैं कि आपके बहुत सारे मामले जो हैं कि वो भ्रष्टाचार को लेके ज़्यादा हैं, कि हर जगह हम भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और ये शहर की राजनीति भी कुछ ऐसी रही है। आज़ादी के 75 साल बाद अब रेलवे आना शुरू हुई है। बाकी बहुत ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन होने के बाद भी शहर में उतना डेवलपमेंट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो क्या पर्पस हो सकते हैं इसके, और क्या डेवलपमेंट हम लाई जा सकती है, कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, जबकि हम इतनी अच्छी लोकेशन में उसके बाद हमें रेलवे स्टेशन अब जाके मिल रहा है? क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है। ये हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। आपने एक बात कही आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद ऐसा क्या बदल गया? क्यों हम आज़ादी का रेफरेंस देते रहते हैं पूरे टाइम? इसलिए देते रहते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र आया यानी जनता का राज आया, आपका और हमारा राज आया। हम और आप इस देश के मालिक हुए, हम और आप इस देश की राजनीति चलाने वाले हुए, हम और आप इस देश में निर्णय लेने वाले लोग बने। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा पूरी जो जिम्मेदारी है वो राजनीति की है, राजनीतिज्ञों की है, नेताओं की है। जब तक इस शहर में बहुत अच्छे नेता रहे तब तक इस शहर में बहुत काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। आप ऐतिहासिक रूप से देखिए, अस्पताल, जिला अस्पताल, बिल्कुल विमला बुआ का समय अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसा समय था जब सिवनी जो है वो एक तरीके से संभाग मुख्यालय था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे, बिल्कुल तहसील में नाम आने लगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे संभागीय कार्यालय था। भले ही अनाउंस संभाग ना हो, लेकिन आसपास के बहुत सारे जिलों का केंद्र सिवनी था। तो जब तक नेता रहे, नेताओं ने अच्छा काम किया, तब तक काम भी चला। हमारा जिला अस्पताल जो है वो शायद प्रदेश स्तर पे इतना अच्छा जिला अस्पताल कभी कहीं नहीं बना, जो उस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे इतना बड़ा हमारे यहाँ सिस्टम बना। तो वही बात है, पिछले 20-30 सालों से एक बहुत भयंकर राजनीतिक गिरावट इस शहर में आई है। नेता बनने बंद हो गए एक तरीके से, लोकसभा सीट गई है। और इसके कारण ये जो पॉलिटिकल कल्चर पर देखिए, नेता कैसे बनते हैं? पॉलिटिकल कल्चर से बनते हैं। पार्टीज़ के अंदर लोग काम करते हैं, उस प्रक्रिया में लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, नेता बनते हैं। हमारे शहर में नेता बनने की तरीका क्या है? हमारे शहर में नेता बनने का तरीका ये है कि आप कोई स्टूडेंट विंग ज्वाइन कर लीजिए, NSUI, ABVP, XYZ जो भी। फिर उसके बाद आप एक नेताजी को पकड़ लीजिए जिनको आप तथाकथित अपने गॉडफादर घोषित कर दीजिए। फिर आप उनका हैप्पी बर्थडे मनाइए, फिर आप उसके बाद उनको नगर आगमन पे बधाई दीजिए। फिर वो जो नेताजी हैं वो फला पार्टी के ढेका प्रकोष्ठ के फला उपाध्यक्ष के फला कुछ बन जाएंगे, और आप फिर उनका पोस्टर बनाइए, फिर शहर भर में फ्लैक्स लगाइए कि भैया जी को बधाई, दादाजी को बधाई। और इस बीच यदि कोई बड़े मंत्री नेता शहर से गुजरें और नेताजी वहाँ पे जाएं, वो भी उनका स्वागत करने जाएं, तो आप भी पीछे पीछे जाइए और ऐसे मुंडी डाल के फोटो खिंचवाइए और उसके बाद उसको फेसबुक में पोस्ट कीजिए कि फला मंत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ अमूल्य पल, अनमोल क्षण। यही नेतागिरी रह गई है इस शहर की। ऐसे जब युवा नेता बनेंगे तो वो क्या काम करेंगे लोगों के लिए? आपने कभी अपने पड़ोस में सड़क नहीं बनवाई, आपने बाजू वाले स्कूल में जाकर के नहीं देखा सरकारी स्कूल में कि वहाँ टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके मोहल्ले की आंगनवाड़ी लग रही है कि नहीं लग रही, वहाँ बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या आपके घर के पास में कोई ऐसा गरीब परिवार रह रहा है जिसके पास BPL का कार्ड नहीं है, या उसकी राशन की पर्ची नहीं है, या उसके पास श्रमिक कार्ड नहीं है, या उसका आधार कार्ड बना कि नहीं बना, या इतनी सारी सरकार की योजनाएं उनका किसी को लाभ मिला कि नहीं मिल रहा। आपने फाइनली, या शहर के लिए कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो जिसका आप हिस्सा रहे हो, आप नेता तथाकथित, आपने खुद को नेता घोषित कर दिया। देखिए, नेता पब्लिक बनाती है, नेता आप नहीं बनते, कोई नेता नहीं बनता, जनता आपको नेता बनाती है। और यहां पे समस्या यह है कि इस शहर में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा अभी तक कि जनता उसको नेता घोषित करे। यहां लोग स्वघोषित तथाकथित नेता हैं। शहर भर में आप देखेंगे वो लगे रहते हैं, आप
जो पोल है, जितने पोल में टंगे रहते हैं वो 2-4 लोगों की फोटो रहेगी, इसका बर्थडे, इसके हैप्पी बर्थडे की शुभकामनाएं, इसका पता नहीं क्या क्या, कौन से प्रकोष्ठ के, कौन से तहसील के, कौन से उपाध्यक्ष बन गए भैया जी, उनको उसकी बधाई। फेसबुक में भी वही चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया से यदि लोगों को लगता है कि ये नेतागिरी है, तो ये नेतागिरी बिल्कुल नहीं। आप अपने शहर के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने वार्ड के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने मोहल्ले के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे लोग जब नेता बनेंगे तो यही होगा जो आज की यथास्थिति है इस शहर में, और हम उसको ही भुगत रहे हैं और हमें इसे ही बदलना है। चलिए अब एक आखिरी सवाल, काफ़ी देर बात हो गई। आपकी पार्टी यूथ के साथ ज़्यादा काम करती है, तो एक यूथ को आप एडवाइस क्या देंगे 1 मिनट में कि ये करा जा सकता है, ये नहीं करा जा सकता? बहुत सारा यूथ अभी भारत देश का, बाकी हमारे शहर में, जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, एक तो हम अभी तक नागरिक मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, हम अभी एक नागरिकों का समूह है, और हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह इस बार चुनाव में कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यूथ को सजेशन ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको इसी शहर में रहना है। जो आज 20 साल का है, यदि वो अपनी उम्र 60 साल मानता है, तो उसको अभी 40 साल यहीं बिताने हैं। यहीं आपकी शादी होगी, यहीं आपका घर बसेगा, यहीं आपके बाल बच्चे होंगे, वो भी यहीं पढ़ने वाले हैं। कुछ जो फीमेल हैं, हो सकता है उनकी शादी हो जाए और वो किसी और शहर में चले जाएं, कुछ लोग शायद माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन एक ज़्यादातर पॉपुलेशन को यहीं अपना भविष्य बनाना है। और यदि हम बहुत ज़्यादा राजनीति, बहुत ज़्यादा भेदभाव, धर्म, जाति, इसके चक्कर में हम पड़े रहेंगे, तो हमारा शहर ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा जैसे हो रहा है। हमें चाहिए कि हम एक बार ठहर के ये सोचें कि हम कैसे अपने शहर को, हम कैसे अपने सिवनी को बेहतर एक जगह बना सकते हैं जहां हम रह सकें। बार बार लोग ये कहते हैं कि यार छिंदवाड़ा ऐसा बन गया, फला बन गया, वहाँ एयरपोर्ट बन गया। या मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, बन गया, इधर कुछ बन गया, उधर कुछ बन गया, जबलपुर डेवलप हो गया, नागपुर में मेट्रो बन गई, हम कम से कम रहने लायक शहर तो बनाएं। आपके शहर में क्या था? हाँ, हम अपने रहने लायक शहर तो बनाएं। ठीक है, हम ये भी मान लेते कि हमें बहुत विकास नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मेट्रो सिवनी में, तो ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भी मान लेते हैं एक बार कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए, लेकिन हमें पब्लिक टॉयलेट तो चाहिए, हमें गार्डन तो चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए, जहाँ हम अपने बच्चों को लेकर के जा सकते हैं खिलाने के लिए, जहां बुजुर्ग जो है रिटायर्ड, वो शाम को सुकून से कम बैठ सकते हैं, ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ जाकर के वहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ जाकर के समय बिता सकते हैं। तो हमें कम से कम इन चीज़ों की तो ज़रूरत है, हम कम से कम रहने लायक शहर बनाने की कल्पना तो करें। तो ये मेरा युवाओं को से कहना है कि पार्टियों का चक्कर छोड़िए, और एक बार, हो सकती है आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, मेरी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन जब नल में से पानी आता है तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देख करके बाहर नहीं आता। अगर जिस दिन नल नहीं आते तो संवाद कुंज में जब वो छपता है खबर, तो ऐसे नहीं छपती कि आज बीजेपी वालों क्या नल नहीं आएंगे, उस दिन ये छपता है कि आज सिवनी में नल नहीं आएंगे, तो आपके घर भी नल नहीं आते और मेरे घर भी नल नहीं आते। शहर हम सबका है, क्योंकि शहर हम सबका है और हमें ही बनाना। चलिए गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, ये थे गौरव जायसवाल, नागरिक मोर्चा से। विदा लेते हैं। सब्सक्राइब करिए खबर सत्ता को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।